नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे। समान नागरिक संहिता सहित तमाम बड़े फैसलों को लेकर मुख्यमंत्री धामी की देश भर में खासा चर्चा है। बीजेपी संगठन की ओर से उनका तीसरा दिन और 3 दिन का समय जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए मांगा गया है। इसी क्रम में 12 सितंबर को सीएम धामी जम्मू पहुंचेंगे और सांबा बस स्टैंड में बीजेपी प्रत्याशी सुरजीत सिंह के पक्ष में रोड शो के माध्यम से प्रचार करेंगे। इसके बाद प्रत्याशी के नामांकन में शामिल रहेंगे। स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे सीएम धामी यहां पर, और 12 सितंबर को सीएम जम्मू के लिए रवाना होंगे। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में भी शामिल होंगे। 12 सितंबर को जम्मू के लिए रवाना होंगे सीएम धामी, जहां पर स्टार प्रचारक की भूमिका भी निभाते नजर आएंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रत्याशी के नामांकन में भी शामिल होंगे। 12 सितंबर से कांग्रेस केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा की फिर से शुरुआत करने जा रही है। आपको बता दें कि 31 जुलाई को केदारनाथ में आई आपदा के बाद कांग्रेस ने अपनी यह यात्रा स्थगित कर दी थी। कांग्रेस की प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर तंज किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक यात्रा है। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब कांग्रेस ने अपनी यह यात्रा शुरू की थी तो वहां की स्थानीय जनता ने कांग्रेस का जमकर विरोध किया था और बाद में कांग्रेस ने आपदा का बहाना बनाकर अपनी यात्रा को स्थगित करने का नाम दिया था। केदारनाथ की जनता जागरूक है और वहां की जनता कभी नहीं चाहेगी कि केदारनाथ धाम के नाम पर कोई राजनीति हो। देखिए, केदारनाथ यात्रा कांग्रेस की सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा है। जो केदारनाथ विधानसभा में होने वाले जो चुनाव है निकट भविष्य में, उसको लेकर की जा रही है। और मैंने पहले ही कहा है, बड़ा स्पष्ट कहा है कि बाबा केदार एक जागृत हमारा केदार है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत उसको हल्के में लिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से कांग्रेस कर रही है और बाबा भी देख रहा है। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि पिछली बार स्थानीय लोगों ने उनका विरोध कर दिया, उसके कारण उनको वापस आना पड़ा। बाद में यात्रा स्थगित करने के कारण ढूंढने पड़े उनको। आज फिर वो वहां पर यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि निश्चित तौर पर स्थानीय जनता हमारी बहुत जागरूक है और वहां की जनता कभी नहीं चाहेगी कि इस पे बाबा केदार के नाम पर राजनीति हो और वो इसका विरोध करेगी। आप निकट भविष्य में देख लेना, जब दिल्ली के अंदर केदार धाम बनने का इतना बड़ा विरोध हो सकता है, सरकार को कानून बनाना पड़ सकता है और उनको अपना निर्णय वापस लेना पड़ सकता है, तो केदारनाथ के लोग इस केदारनाथ यात्रा को, राजनीतिक यात्रा को कैसे वहां पर होने देंगे, कैसे उसको स्वीकार करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। ये एक बड़ा प्रश्न वहां के लोगों के सामने खड़ा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में भाग लेकर लौटे प्रेमचंद्र अग्रवाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में उन्होंने उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने राज्य के कई विषय बैठक में उठाए हैं, जिनमें से कुछ पर सहमति बनी है। अब 4 धाम हवाई सेवा यात्रा के किराए में 18% जीएसटी को घटाकर अब 5% कर दिया गया है। इसी तरह से कैंसर की दवाओं और अन्य कुछ चीजों में भी जीएसटी दरों में रियायत दी गई है। देखिए, जीएसटी काउंसिल की बैठक में मुझे प्रतिभाग करने का मौका मिला। वित्त मंत्री उत्तराखंड के प्रतिनिधि के रूप में वहां मुझे जो बात मैंने रखी और मुझे खुशी है कि जीएसटी काउंसिल ने इसे स्वीकार किया। उसमें जो हमारे यहाँ धार्मिक यात्राओं पे हेलीकॉप्टर से लोग यात्रा करते हैं और उस पर 18% जीएसटी अभी तक देना पड़ रहा था। हमने आग्रह किया जीएसटी काउंसिल में, तो उसे घटा के 5% किया गया, जो हमारी मांग थी। और ये आने वाले श्रद्धालुओं के एक अच्छी खुशी की बात है, राहत की बात है। इस प्रकार अन्य को और भी निर्णय हुए, जैसे कैंसर
जो एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में आगे बढ़ रही है, बहुत महंगी दवाइयां मिलती है, उसमें 12% जीएसटी था, वो 5% पे हो गया है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो नमकीन है उस पर भी 12% था, अब उसमें शायद उसे भी घटाया 5% उस पर हुआ है। यानी कि इस प्रकार के अनेक निर्णय जो जनहित में हो सकते थे 2018, 19, 20, 21 में जो हमारे कुछ लोगों पे टैक्स बकाया था और वो लोग टैक्स जमा नहीं कर पाए थे, उस दौरान लेट किया, तो उन पे पेनल्टी न लगे उसको भी माफ करने का निर्णय जीएसटी काउंसिल ने लिया है। और उसके साथ साथ अनेकों ऐसे निर्णय हैं जो हमारे जीएसटी काउंसिल जनपद के जिला एवं पत्र न्यायाधीश श्रीमान प्रेम सिंह श्रीमाल जी एवं मंचासीन आज इस कार्यक्रम ताल में केंद्रीय स्कूल परिसर में पेड़ गिरने से हड़कंप मच गया। जिस समय पेड़ गिरा उस वक्त कोई बच्चा स्कूल परिसर में नहीं था। पेड़ गिरने से स्कूल परिसर में रखी हुई गाड़ियां दब गईं। जानकारी के अनुसार कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं स्कूल प्रबंधन ने आरोप लगाया कि वन विभाग को इस पेड़ को काटने के लिए कई बार प्रार्थना पत्र दे दिया गया था, लेकिन वन विभाग द्वारा इस पेड़ को काटने की अनुमति नहीं मिल पाई। तो तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है एक विशालकाय पेड़ जो है वहां खड़ी गाड़ियों के ऊपर गिर गया, लेकिन गनीमत ये रही कि यहां पर कोई जनहानि नहीं हुई। साथ ही स्कूल प्रबंधन ने कई आरोप यहां पर लगाए हैं। पेड़ गिरने से दबी कई गाड़ियों के साथ साथ स्कूल प्रबंधन ने यह भी कहा है कि इसका जो है हमने प्रार्थना पत्र जो है वन विभाग को सौंप दिया था, लेकिन वहां से पेड़ काटने की अनुमति नहीं मिली और जिसका खामियाजा ये रहा कि आज ये पेड़ जो है वहां खड़ी गाड़ियों के ऊपर गिर गया। पता लगा कि ये रात को पेड़ गिरा है, तो पहले तो हमारे और टीचर भी आ गए थे और मैंने फिर कंसर्न डिपार्टमेंट में सबसे फोन करके सब विभागों के अधिकारियों को सूचित करवा दिया। सबसे बात भी हो गई है और उन्होंने भी ये आश्वासन दे दिया है कि जो आएंगे डिपार्टमेंट से, रेंजर से बात हुई है जिनको मैंने बुलाया था उनके थ्रू, और सभी विभाग वाले इससे कंसर्न ये यहाँ से जो हैजार्ड है यहाँ पर रिमूव कराने के लिए और ये पेड़ की कटिंग करने के लिए, क्योंकि पेड़ काफी डेंजरस हो चुका है, इसके लिए सब निर्देश देने को बोला हुआ है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि इस मामले में सारी कार्रवाई कर दी जाएगी और लॉपिंग और इसे गिराने का काम है वो कर दिया जाएगा। इसके नीचे खड़ी थी तो गाड़ियों पर पेड़ गिरा तो गाड़ियों का नुकसान हुआ है, क्योंकि सुबह का रात को गिरा है तो बच्चे हमारे बच गए, क्योंकि असेंबली नहीं हो रही थी, असेंबली ग्राउंड था दबाए, तो बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी और चीज का भी नुकसान नहीं हुआ, बस जो गाड़ियां नीचे खड़ी थी वो दबी हैं इसके नीचे गाड़ी। उधर खबर चंपावत से है, जहां पर एसपी अजय गणपति अचानक लोहाघाट पहुंचे और स्वयं मैदान में उतरकर सभी पुलिस ड्यूटी के जो है चेक किया। साथ ही क्षेत्र के होटल, ढाबों, सार्वजनिक स्थानों, स्कूल, कॉलेजों के आसपास और अन्य क्षेत्र में भी चेकिंग अभियान चलाया गया। एसपी द्वारा की गई अचानक छापेमारी से पुलिसकर्मियों और क्षेत्र में हड़कंप मच गया। एसपी की छापेमारी में लोहाघाट क्षेत्र में होटल, ढाबे और सार्वजनिक स्थानों में मादक पदार्थों का सेवन करने वाले 20 व्यक्तियों का चालान कर 5,000 की धनराशि वसूली गई। इसके साथ ही एसपी के द्वारा पुलिसकर्मियों को भी ड्यूटी में लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत भी दी गई। आज जनपद चंपावत में सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें सत्यापन तथा एमजी एक्ट की चेकिंग, जिसमें ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने वाले, विदाउट हेलमेट, नशे में गाड़ी चलाने वाले, रैश ड्राइविंग करने वालों के अगेंस्ट में कार्रवाई, तथा पुलिस एक्ट में पब्लिक प्लेस में नशे का सेवन करने वाले और न्यूसेंस क्रिएट करने वालों के अगेंस्ट में कार्रवाई, इस तरह की कार्रवाई की गई। और ये लगातार हमारा इस तरीके से अभियान जारी है। गश्त पार्टीज का स्कूलों में विजिट या स्कूल टाइम के भरने के और खत्म होने के टाइम पे विजिट, मार्केट प्लेसेस जहां पे ज्वेलरी के शॉप्स है या बैंक, एटीएम से, ऐसी जगह, यहाँ पे सभी जगह पे पैदल गश्त और बाकी हमारी ड्यूटीज को प्रोत्साहित किया जा रहा है, वहां पे ड्यूटीज भेजी जा रही है। उधर देहरादून में पुलिस ने
एसएसपी अजय सिंह के नेतृत्व में सत्यापन अभियान चलाया है और यह आगे भी जारी रहेगा। इस दौरान बाहरी राज्यों से आकर फल ठेली दुकानों के बाहर रिंग और दुकानों में काम करने वाले लोगों के सत्यापन किए गए। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पलटन बाजार में स्थित एक दुकान में एक युवती के साथ दुकान के एक कर्मचारी ने छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन भविष्य में ऐसी घटना न हो इसके लिए सत्यापन अभियान चलाया गया। एसएसपी ने बताया कि अभियान के दौरान 50 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक बालिका एक शॉप में जाती है और वहां पर काम करने वाला जो व्यक्ति है उसके द्वारा वहां पर अश्लील हरकत और छेड़खानी की गई और इसमें जैसी शिकायत आई मुकदमा लिख के उसको अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन चूंकि बाजार है, ये हमारा पलटन बाजार है, आप समझिए हार्ट ऑफ द सिटी में सबसे पुराना बाजार है, खासकर मध्यम वर्गीय लोगों के लिए हमेशा यहाँ पर लोग आते हैं और काफी भीड़ रहती है। और मैंने देखा कि महिलाएं और बच्चियां ज्यादा आते हैं यहाँ पर चूंकि इस तरह की शॉप्स है। तो ये देखने में आया कि काफी सारे लोग इसमें फल ठेली लगा रहे हैं, जिसमें व्यापारी लोग भी कहीं कहीं देखा गया कि उनके द्वारा ही लगवाया जाता है। तो इसमें कल जो मीटिंग हुई थी इसमें तय हुआ था कि व्यापारी वर्ग अपनी दुकानें चलाएं, लेकिन जिस तरह से बाहर के लोग आके फल ठेली लगा रहे हैं और कहीं न कहीं ऐसी घटना होने का अंदेशा रहता है, क्योंकि वो कहां से आते हैं, कहां जाते हैं और इसके अलावा महिलाएं बच्चियों कहीं कोई बुरी नजर से या कहीं फफ्तियां ना कसे, तो इसको देखते हुए आज बृहद रूप से अभी सत्यापन अभियान था और ऐसे फल ठेली लगाने वाले लोग जो व्यापारी नहीं थे 50 से ज्यादा लोग को भी हिरासत में लेकर उनका सत्यापन किया जा रहा है, कहीं उनके पूर्व के से हिस्ट्री ना हो। साथ ही साथ हमने महिला कर्मचारी भी प्राइवेट में वहां पर लगाई है कि इस तरह के लोगों पर नजर रखें। तो व्यापारियों से सहयोग मांगा है और ये कार्रवाई अब लगातार इसलिए चलेगी चूंकि जिस हिसाब से माहौल बना था, कहीं सांप्रदायिक माहौल बनने का अंदेशा था, तो उसमें सभी वर्गों से बातचीत कर ली गई है और भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो, कोई सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े, इसके लिए सभी के साथ बैठक भी कर ली गई है। उधर कांग्रेस लगातार प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को घेरती नजर आ रही है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है और न्यायालय ने मंत्रिपरिषद से निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं, जिस पर धामी कैबिनेट को तत्काल फैसला लेना है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता प्रतिमा का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यह कोई पहला अवसर नहीं है जब बीजेपी सरकार के किसी मंत्री पर आरोप लगे हों। इससे पहले भी कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने इन आरोपों का संज्ञान नहीं लिया। ऐसे में जो है मुख्यमंत्री को उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन एक्शन उन्होंने नहीं लिया। आपको क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है प्रदेश की भाजपा सरकार जो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की बात करती है वो महज एक उनका दिखावा है, मुखौटा है। क्योंकि अगर आप जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की बात करते हैं तो जिस दिन विजिलेंस कोर्ट ने आपसे जो है परमिशन मांगी थी, सैंक्शन मांगी थी उनके खिलाफ एफआईआर और आगे केस को ले जाने की, आपको तुरंत दे देनी चाहिए थी। लोगों ने तो दिए भी, लिखा भी नहीं। उधर ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार की दस्तक से दहशत बढ़ती जा रही है। ताजा मामला पौड़ी के कठूड़ गांव का है, जहां देर शाम एक गुलदार खंडहर घर के अंदर घुस गया। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया। कल दिनांक 9 सितंबर को हमें कोट ब्लॉक के कठूर गांव से देर शाम में एक सूचना मिली थी 7 बजे के आसपास कि एक गौशाला में, खंडर गौशाला में लेपर्ड दिखा है। जैसे ही घटना की सूचना हमें मिली और तुरंत जो है हमारी जो रैपिड रिस्पांस टीम है उसको हम लोगों ने जो है मौके पर भेजा और कल शाम को 7 बजे से लेकर रात को दोपहर 2 बजे तक ये ऑपरेशन चला, जिसमें एंड में जो है लेपर्ड को सक्सेसफुली ट्रैंकुलाइज कर उसको रेस्क्यू किया गया। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने वाले आपराधिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड के लोग शांति प्रिय हैं। यदि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यहां आकर यहां की शांतिवादियों में अशांति फैलाएंगे और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेंगे तो देवभूमि में इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
ऐसे आपराधिक तत्वों को चिन्हित करने के लिए वृहद सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। कानून अपना काम करेगा और अपराधियों के साथ हम सख्ती से निपटेंगे। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाला राज्य है। सभी एक दूसरे के साथ बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं और कोई भी अगर कानून को तोड़ेगा तो कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग लव जिहाद और लैंड जिहाद को अपना एक सुनियोजित एम मानकर जो काम कर रहे हैं, उनको उनके लिए निश्चित रूप से उनको समझ लेना चाहिए कि किसी भी कीमत पर हम यहाँ की अपनी बहन बेटियों को कहीं पर भी जो है ऐसा नहीं होने देंगे, उनके साथ धोखा नहीं होने देंगे। से केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी और फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने मुलाकात की। इस दौरान प्रसून जोशी और अनुपम खेर ने राज्य की नई फिल्म नीति को फिल्मों को बढ़ावा देने का प्रयास बताते हुए इसके लिए सीएम धामी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस नीति से उत्तराखंड में नई फिल्मों के फिल्मांकन को बढ़ावा मिलेगा। तो वहीं सीएम धामी ने बताया कि नई नीति में स्थानीय फिल्मों के लिए 2 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। वहीं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में आने वाली भाषाओं के लिए प्रदेश में किए गए व्यय का 30% और अधिकतम 3 करोड़ रुपए तक के अनुदान का प्रावधान किया गया है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। भाजपा के सदस्यता अभियान का पोस्टर लॉन्च हो गया है। पार्टी मुख्यालय देहरादून में पोस्टर की लॉन्चिंग हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पोस्टर लॉन्च किया और पोस्टर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों को अंकित किया गया है। आपको बता दें कि 3 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पार्टी की सदस्यता लेने के बाद सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई थी और अभी तक उत्तराखंड में 2,39,000 सदस्य भाजपा के सदस्य ग्रहण कर चुके हैं। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि घर घर जाकर बीजेपी का सदस्यता अभियान आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान गति पकड़ चुका है। आज हमने प्रत्येक कार्यकर्ता से 7 दिनों का समय मांगा है। 7 दिन हर घर पर जाना है। पार्टी की गतिविधियों का पत्रक हमने आज लॉन्च किया है, वो देना है। जिस घर में जा रहे हैं वहां स्टिकर भी लगना है। और एक घर के अंदर अगर ऐसे मतदाता हैं जिनको मोबाइल नहीं है तो ऑफलाइन मेंबरशिप भी हमारी यहाँ से प्रारंभ हो चुकी है। पंची में आगे बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर सदस्यता के साथ। उधर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिलाओं पर बढ़ते अपराधों पर राज्य की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए विपक्षी पार्टी कांग्रेस के द्वारा लगातार राज्य सरकार और मुख्यमंत्री को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, जिस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अल्पसंख्यक आयोग के निवर्तमान उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने मुख्यमंत्री के बचाव में अपना बयान दिया है। नवाब का कहना है कि राज्य में जो भी आपराधिक घटनाएं हुई हैं उस सभी पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस के अधिकारियों को आपराधिक पर और अपराधियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उनकी तरफ से लगातार प्रशासनीय जो है अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्रवाई को लेकर निर्देश दिए जा रहे हैं। इस तरीके से कांग्रेस के पास कोई विजन, कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस आज विपक्ष की राजनीति में है, उसको विपक्ष के मुद्दे उठाने चाहिए। ठीक है, अपराध अगर कोई हुआ है तो अपराध की कोई श्रेणी नहीं होती है, कोई नाम नहीं होता। किसी व्यक्ति जो करने वाला अपराधी होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर कोई अपराध में किसी व्यक्ति का नाम आया है तो उसको बचाने का प्रयास नहीं किया है मुख्यमंत्री ने, और न सरकार ने उससे बचाने का प्रयास किया है, न भारतीय जनता पार्टी ने, उस संगठन ने उसकी हिमायत ली है। उधर उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का बयान सामने आया है। कमलेश रमन ने चुनाव को लेकर कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता निकाय चुनाव के लिए तैयार हैं।
सरकार अपनी रिपोर्ट आयोग को भेज चुकी है और 10 नवंबर तक अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी 2 उपचुनाव में मिली हार से डरी हुई है, जिस कारण उसको निकाय चुनाव में भी हार का डर सता रहा है। बिल्कुल देखिए, क्योंकि नगर निगम के चुनाव थोड़ा डिले हो गए हैं, कुछ टेक्निकल चीजें थी, कुछ आरक्षण को लेकर के हमारे जो नए क्षेत्र जुड़े हैं और जो नगर निगम नए बने हैं तो उनको लेकर के काफी सारा परिसीमन में भी काम किया गया और शासन प्रशासन इसकी और बहुत ही गंभीरता के साथ में इन चुनाव को ले रहा है। मुझे लगता है कि सरकार ने चुनाव आयोग को बता दिया है और क्योंकि पूरी तैयारी हो चुकी है और अब चुनाव आयोग के हाथ में है कि वो कब चुनाव कर सकता है, क्योंकि अभी हमारा विधानसभा सत्र हुआ था, उसमें पूरी हमारे सत्र के दौरान प्रवर समिति को ये सारा प्रकरण दे दिया गया है। उसमें प्रवर समिति ये बताएगी कि कब चुनाव हमें करने हैं और वो अपनी रिपोर्ट भी देगी। देखिए, मुझे लगता है पहले तो प्रथम दृष्टया तो ये हाईकोर्ट का जो अवमानना का मुद्दा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने जब आपसे कहा है अक्टूबर तक सारी प्रक्रिया खत्म कर लीजिए चुनाव की, उसके बावजूद भी पुनः प्रशासकों का जो कार्यकाल बढ़ाना, ये मुझे लगता है हाईकोर्ट के ऑर्डर के विरुद्ध है और बिल्कुल ये हार का डर है। ये भारतीय जनता पार्टी को अपने निकाय चुनावों में हार का डर है, जो कि इसलिए सता रहा है क्योंकि अभी जो 2 उपचुनाव हुए हैं उनमें उनको जो है मुंह की खानी पड़ी। मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव के मद्देनजर देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में समन्वय समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और तमाम कार्यक्रमों के लिए रणनीति बनाई गई। इस पर ज्यादा जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि इस बैठक में यह तय किया गया है कि निकाय चुनाव में किस तरीके से पार्टी आगे जाएगी, किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे और किस तरीके से प्रभारियों का प्रबंधन करना है, सह प्रभारी कितने बनाने हैं और कैसे चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में पंचायत चुनाव के दौरान जो हुआ उस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए भी बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। हरीश रावत जी, आदरणीय प्रीतम सिंह जी, हमारे सह प्रभारी साहब और विक्रम भाई और ज्योति रौतेला जी जो हमारी हैं महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, एनएसयूआई के अध्यक्ष हरक सिंह जी, सभी वरिष्ठ जन वहां थे और बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त की गई, जिसमें खासकर महिलाओं के ऊपर जो अपराध बने हैं और हम पहले नंबर पाए हैं। और उसमें एक जो पहलू सबसे मजबूत था वो ये है कि एक तो आईएसबीटी में जो घटना घटी और माइनर के साथ जो हो रहा है, साथ में चंपावत वाले घटना से कोई सबक सरकार ने नहीं लिया, मेरा ऐसा मानना है। उपनेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के खटीमा से विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने प्रदेश में फैल रही अराजकता का जिम्मेदार उत्तराखंड पुलिस को बताया है। भुवन चंद्र कापड़ी ने अपने बयान में कहा कि हर माफिया और अपराधियों ने पुलिस की शरण ली हुई है। प्रदेश में लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं और खासतौर से महिलाओं पर जिस तरीके से अपराध घटित हो रहे हैं और उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संलिप्तता देखने को आई है, जो बहुत निंदनीय भी है और कष्टदायक भी है। सरकार कानून व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में पूरी तरीके से विफल साबित हुई। पहले प्रदेश में माफियाओं पर पुलिस अंकुश लगाती थी और आज के हालात देखें तो पुलिस ही माफियागिरी कर रही है। आप आज प्रदेश में जो लोगों का जो दुस्साहस इतना बढ़ गया है, तो कहीं न कहीं लचर कानून व्यवस्था और अपराधों में पुलिस का संरक्षण है। आज देखिए, चाहे गीता हत्याकांड हो, चाहे हरिद्वार में बलात्कार का मामला हो, चाहे उधम सिंह। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।